हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं उपयोगिता। हालांकि ये एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। जो व्यक्ति सीटेट की या जितने भी स्टूडेंट्स हैं DSSB KVS की तैयारी कर रहे हैं तो ये गहन रूप से पूछा जाता है। तो देखिए, अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है वो मानव का व्यवहार माना जाता है। बेसिकली आप सबको पता होगा, आपने स्टडी की होगी, DLED का कोर्स किए होंगे तो पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है जहां हम मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वही असल में शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, वह मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इसका जो बेस है, इसका जो बेस जो तैयार करता है, जो आधार तैयार करता है, वो हमारी साइकोलॉजी करती है। कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। तो वो मनोविज्ञान करता है हमारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो शिक्षा का आधार तैयार करता है, यानी शिक्षा की रूपरेखा, शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, शिक्षा किस दिशा में गमन करते हुए नजर आएगी, तो इन सब का जो ब्यौरा तैयार करने का जो जिम्मेदारी होती है वो मनोविज्ञान की होती है। इसीलिए माना जाता है कि शिक्षा का जो आधार है वो मनोविज्ञान है। हालांकि मनोविज्ञान कई तरीके के होते हैं। व्यावसायिक मनोविज्ञान भी है, इसके अतिरिक्त चिकित्सीय मनोविज्ञान भी है, डॉक्टरी रूप से देखें तो मनोविज्ञान, तो हर जगह अलग अलग मनोविज्ञान है। बट एजुकेशन में भी आज के समय में मनोविज्ञान को पढ़ना कंपलसरी हो गया है, ताकि हम जान सके हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम जान सके कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे के व्यवहार कैसे हैं। हालांकि हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को नहीं पढ़ सकते, हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को नहीं पढ़ सकते, उसका माइंड कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जो माइंड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम छू या पकड़ के देख नहीं सकते। तो हालांकि ये सच है कि हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को नहीं पढ़ सकते, तो मन के विज्ञान को शिक्षा का मनोविज्ञान नहीं माना जाता है। अब माना जाता है कि व्यवहार का जो विज्ञान है ना, वो इम्पोर्टेंट है आज के समय में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति के पीछे पूरा इतिहास है। इसके इतिहास के बारे में हम देखेंगे आगे, पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो जो है एक मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसको व्यवहारिक विज्ञान ये भी मानते हैं। ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का साइंस है। ठीक है, जो शिक्षा है ये मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या से संबंधित है। हम कोई भी कंटेंट को सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्यों का उत्तर, क्या का उत्तर और कैसे का उत्तर, इसका उत्तर हमें मिल जाता है, तो वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये यही कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, छात्रों के व्यवहार का, बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटी जो आप बाह्य रूप से कर रहे हो। ठीक है, मेरे हाथ हैं, मूव हो रहे हैं, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, एक्टिविटी हो रही है, पानी पी रहा हूँ तो एक्टिविटी हो रही है, तो ये मेरे व्यवहार को दर्शा रहा है। तो यही आपका व्यवहार बेसिकली अगर देखें तो। अब देखते हैं आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक व कैटल का योगदान माना जाता है। अगर हम देखें मॉडर्न एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में थॉर्नडाइक की महत्वपूर्ण भूमिका है और कैटल की। ये दोनों भी एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इनका मानना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो आज का आधुनिक मनोविज्ञान है, इसके डेवलपमेंट में इन दोनों का योगदान माना जाता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 20वीं शताब्दी व्यवहारवादियों की शताब्दी कही जाती है। ये बताया जाता है कि जो 20वीं शताब्दी है उसी को व्यवहार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान था, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा, फिर आपका मन का विज्ञान आया, फिर आपकी चेतना का आया, उसके बाद चेतना का त्याग करके आलोचनाएं हुई बहुत सी चीज़ों की। ठीक है, और उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक रूप से देखे गए वो व्यवहारवादी देखे गए। ठीक है, जिसमें JB वॉटसन सबसे चरमोत्कर्ष पे माने जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो शिक्षा और एक मनोविज्ञान। तो याद रखना, जो शिक्षा मनोविज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान, और बिना मनोविज्ञान के शिक्षा के आधार तय नहीं कर सकते। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है, इसके अंदर रिलेशन पाए जाते हैं, आपसी संबंध पाए जाते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में। अब देखते हैं व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। हालांकि हर किसी को पता है, पढ़ लेना, लिख लेना, 2-4 शब्द लिख जाना, बातचीत कर लेना, ये एजुकेशन है। बट ये पूरी तरीके से प्रॉपर एजुकेशन नहीं है।
एजुकेशन का मतलब मेरे अर्थ में कुछ और है, दूसरे व्यक्ति के अर्थ में कुछ और है, तीसरे व्यक्ति के अर्थ में कुछ और है। तो शिक्षा अलग अलग रूप से देखी जाती है, उसके अर्थ में व्यापकता है। हम शिक्षा किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से ले सकते हैं। अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा फिर भी मैं शिक्षित हो सकता हूँ, ईजिली है। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस बताए जाते हैं। सिर्फ किताबी नॉलेज लेना ही एजुकेशन नहीं है, बाह्य नॉलेज भी हम ले सकते हैं। हम बाह्य रूप से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, गलतियां करके सीख सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमें एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए एजुकेशन का मतलब क्या है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? ये जो मैंने क्रो एंड क्रो बताया आपको दोनों बार, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में इनको ध्यान रखना है और एजुकेशन की परिभाषा में इनको ध्यान रखना है। हालांकि एजुकेशन की जो डेफिनेशन में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ये डेफिनेशन किसकी है, स्टेटमेंट किसकी है, तो उसमें ज़्यादातर महात्मा गांधी जी की या स्वामी विवेकानंद जी की भी पूछी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रो एंड क्रो भी है, तो हम इसको क्यों छोड़ें। देखिए, शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है। जो एजुकेशन है एक प्रोसेस है किसकी, सोशलाइजेशन की, और यहाँ पे व्यक्तिकरण की। यानी एजुकेशन को हम सोसाइटी में रह के उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर रहना और एजुकेशन को लेना, इसलिए जो शिक्षा को सामाजिकरण की प्रोसेस मानी जाती है। बिना समाज में रहे हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, ये सबको पता है, बेसिक है। जिसमें सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। देखिए, सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया ओवरऑल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। जिस क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में, फिजिकल क्षेत्र हो, मेंटलिटी वाली क्षेत्र हो, चाहे इमोशनली रूप से हो, चाहे सोशली रूप से हो, यानी तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक, ये जितने भी डेवलपमेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो शिक्षा क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को आधार मानकर उसमें विकसित करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति शिष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। एजुकेशन का साफ सीधा सा मतलब ये है, एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग हम क्यों करते हैं? आज के समय में ज़रूरत है हमारी, तो हम लर्निंग कर रहे हैं। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, सीटेट वगैरह नहीं क्लियर हो पाएगा, DSSS भी नहीं हो पाएगा। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, इट्स लुकिंग लाइक अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग। हम मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी सी चीज़ हो, हर चीज़ हम सीखते रहते हैं। और गलतियाँ इसमें शामिल है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में वही बात है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें ये बात की गई है। एरर एंड ट्रायल थ्योरी जो दे रखी है कि हम सीख रहे हैं, बट कई प्रकार की समस्याओं को से सामना करते हुए, जूझते हुए हम कई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं सीखने के 3 तत्व। देखिए, 3 एलिमेंट्स बताए हैं। किसने बताया? जॉन डीवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी। ये भी एक मनोविज्ञान है और शिक्षाविद भी हैं ये। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, शिक्षा तथा समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली किताब। तो पता नहीं DSSS में कितनी बार पूछी जा चुकी है कि शिक्षा तथा समाज, ये बुक किसके माध्यम से लिखी गई, किसने लिखा, कौन है शिक्षाविद? तो वो है आपके जॉन डीवी। इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक में जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। क्या है वो? त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं? ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इनके अनुसार ये बताया गया कि शिक्षा ना त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कितनी? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें आपका शिक्षक रहता है सबसे पहला, ठीक है, और दूसरे में आपका जो है वो शिक्षार्थी रहता है, और तीसरे में पाठ्य पुस्तकें रहती हैं। तो ये आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया चली आ रही है, पहली 1, सेकंड एंड थर्ड। तो जो जॉन डीवी है, इन जॉन डीवी ने बताया कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के 3 डायमेंशनल स्टेज को इन्होंने बताया। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पुस्तक। और जो एक एडमसन थे, उनका क्या कहना था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो उन्होंने सिर्फ द्विध्रुवीय में सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी बताया, पाठ्य पुस्तक का कोई योगदान नहीं बताया एडमसन ने। लेकिन यहाँ पे जो जॉन डीवी है ये कहते हैं कि भैया बिना पाठ्य पुस्तक के यही नहीं पता चलेगा कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है। एक कक्षा में बिठा दिया जाए शिक्षक को और शिक्षार्थी को, करिकुलम ना दें, सिलेबस ना दें, क्या पढ़ाएगा शिक्षक? तो ये भी तो जरूरी है कि पाठ्य पुस्तक भी तो होना चाहिए, सिलेबस भी तो होना चाहिए, करिकुलम भी तो होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी दौड़ कर
जो चीज़ें सिखानी है वो सीख सके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई है जॉन डीवी ने। पुस्तक कौन सी लिखी थी? शिक्षा तथा समाज। ठीक है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, इसके ऊपर वीडियो मैंने अच्छे से बता रखी है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसके ऊपर बना रखी है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूछा जाए पेपर में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दिया, तो वो हमारे थे जॉन डीवी, जिसके अनुसार बालक सक्रिय विद्यार्थी होता है। इनके अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार बताया गया कि जो बालक होता है ना, वो हमेशा एक्टिव होके चीज़ों को सीखता है, पैसिव होकर चीज़ों को कभी नहीं सीखता, एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है। एक्टिव का मतलब यहाँ सक्रिय होना, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो एक्टिव होकर सीखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस बात की बहुत ज़्यादा प्रमुखता रखी जाती है कि बच्चा जो सीख रहा है कोई भी कंटेंट, तो वो सक्रिय होकर सीखता है, यानी एक्टिव होकर सीखता है। ठीक है। तो हमेशा शिक्षार्थी एक्टिव होता है। ठीक है। और टीचर को भी एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि वो एजुकेशन दे रहा है, बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। इसमें रुचि, प्रयास महत्वपूर्ण है। इंटरेस्ट एंड जो प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताया, इसके थोड़े से 3 तत्व बताए शिक्षा के बारे में। हालांकि अभी बहुत से कंटेंट है जो छूटे हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को एक बार बता देता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा मतलब यही है कि ईजिली रूप से हम किसी के व्यवहार को अध्ययन करें, वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, या मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा को क्या आधार प्रदान कर रहा है, ये भी अगले वीडियो में बात की जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ है, और जो शिक्षा है ये मैंने आपको बता ही दी है। और इसके अतिरिक्त सीखने के 3 तत्व, जॉन डीवी, ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह देखा जाता है जॉन डीवी शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक के रूप में। वो टॉपिक है आपका जॉन एडम्स का। किसका है? जॉन एडम्स का। देखिए जॉन एडम्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इन्होंने सीखने के 2 तत्व बताए थे। हालांकि जॉन डीवी ने 3 एलिमेंट्स बताए थे, 3 कंपोनेंट्स बताए थे, बट यहाँ पे जो एडम्स हैं, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं सीखने के मात्र 2 ही कंपोनेंट्स बताए इन्होंने। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र। 2 ही कंपोनेंट बताए। पाठ्य पुस्तक को इन्होंने अलविदा कर दिया। पता नहीं क्यों मना किया कि पाठ्य पुस्तक जो है जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षा की प्रक्रिया का अंग नहीं। क्यों? अगर शिक्षक आया है कक्षा में तो शिक्षार्थी तो होंगे ही। अब शिक्षक को यही नहीं पता पढ़ाना क्या है, अब छात्र को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो क्या काम चलेगा? यानी पाठ्य पुस्तक का होना तो कंपलसरी है ना, ताकि पता तो चले कि हमें सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है। तो ये एडम्स के विरोध में तो मैं भी हूँ। अब कई मनोवैज्ञानिक भी थे, ये कहते हैं कि भैया सिर्फ शिक्षक और छात्र से ही जो है लर्निंग की एक प्रोसेस हो जाती है, इसमें पाठ्यक्रम का कोई योगदान ही नहीं। बताओ। अब हम बात करते हैं सीखने का संकीर्ण अर्थ। देखिए सीखने का संकीर्ण अर्थ का मतलब होता है सीखने का एक छोटा सा प्रोसेस, बिल्कुल छोटा प्रोसेस। इसे 3R के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, बहुत छोटा है, जबकि शिक्षा का व्यापक अर्थ काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, फैला हुआ है। तो जो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है इसे 3R कहा जाता है। याद रखना 3R क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिखना, पढ़ना और गणना करना सिर्फ बताया जाता है। जिस व्यक्ति ने लिखना जान लिया, जिस व्यक्ति ने बुक को पढ़ना जान लिया, कोई भी लिखित पठित सामग्री है उसको पढ़ ले रहा है लिखित पठित रूप से, और अगर कोई व्यक्ति दुकान पे जा रहा है, हिसाब किताब अच्छे से कर ले रहा है, सामान ठीक से खरीद ले रहा है, अच्छे पैसों के जोड़ घटाव कर ले रहा है, तो अर्थमेटिक, तो ये कहते हैं कि भैया शिक्षा का संकीर्ण अर्थ पूरा हो गया यहाँ पे। जबकि शिक्षा का मतलब ये यहाँ पे इतना ही नहीं है, शिक्षा का अर्थ बहुत वाइडर है, बहुत एक्सटेंसिव है। यही शिक्षा का प्रोसेस नहीं है। अथवा विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। आपको पता है विद्यालय में क्या होता है? पुस्तकों का अध्ययन होता है, पुस्तकें पढ़वाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त गणना कराई जाती है, ये इक्वेशन है सॉल्व कीजिए, ठीक है,
ये इंग्लिश है, पढ़िए, बोलना सीख जाइए, ठीक है। और ये जो लिखना है लिख के दे दीजिए, कोई भी सामग्री लिखित रूप से टेस्ट ले लेंगे, हो गई जी एजुकेशन आपकी पूरी। शिक्षा का मतलब ये है आपका। तो जो भी शिक्षा विद्यालय तक सीमित है, जो कुछ भी हम विद्यालय से ले रहे हैं ना, बाहर से कुछ भी गेन नहीं कर रहे, सिर्फ विद्यालय के अंदर अंदर से ही, ये फाइलें हैं, ये है, ये वो है, जो कुछ भी है, तो वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ बताया जाता है। यानी विद्यालय से बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ विद्यालय की चार दीवारी में जो भी आप सीख रहे हैं वही शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, जिसे 3R के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी एक वाइडर प्रोसेस, एक्सटेंसिव प्रोसेस और लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला एजुकेशन तो है ही। अब देखो, महात्मा गांधी ने दिया था, जिसको 4H के नाम से भी जानते हैं। ये जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये महात्मा गांधी जी ने दिया था और इसको 4H के नाम से जाना जाता है। इसे 3R के नाम से, इसे 4H के नाम से क्यों कहा जाता है? देखिए, इन्होंने बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मानसिक विकास हो, यानी हेड आपका डेवलप होना चाहिए, मेंटालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मानसिकता आपकी अच्छी होनी चाहिए, सोच विचार कर सको आप, कोई भी चीज़ है उसको इजीली हल कर सको, चिंतन कर सको, स्मरण कर सको, प्रत्यक्षीकरण कर सको, संवेदना रूप से ज्ञान ले सको। तो ये कहते हैं कि मानसिक विकास पहले होना चाहिए। दूसरी चीज़ बोले कि भावात्मक विकास होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भावात्मक विकास। एंड थर्ड थिंग इन्होंने कहा कि हैंड का विकास होना चाहिए, मतलब क्रियात्मक एक्टिविटी आप कर रहे हो। ज़्यादातर जो श्रम की बात की जाए तो महात्मा गांधी ही कहते हैं कि आपने देखा ही होगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वस्त्र का विद्रोह वगैरह होना और खुद से अपनी बुनने का स्टार्ट करना वस्त्र, तो ये ज़्यादातर एक्टिविटी किस पे करवाते थे? हैंड बेस्ड पे एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। और इनका मानना था कि बच्चों को आज भी एजुकेशन दो ना, तो उसमें आपके हैंड, मतलब जो भी आपके 5 सेंसेस है ना, वो डेवलप हो जाए, आपके हैंड अच्छी तरीके से वर्क करे, आपके लेग्स अच्छी तरीके से वर्क कर सके और आगे चल के आप डिपेंडेंट ना रहो, आप इंडिपेंडेंट रहो। समझ गए मेरी बात को? ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास, जिसे हम कहते हैं हेल्थ। हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप शारीरिक व्यायाम नहीं करोगे तो आपके मोटर स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे, जिसमें ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स वगैरह दे रखे हैं। तो ये महात्मा गांधी ने बताया कि जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है इन्होंने दिया, और ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और आपका भावात्मक। अब देखो, अब हम बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चले, इट मीन्स ऐसी शिक्षा जो जीवन तक चले, ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के 3 प्रकार, अब हम देख रहे हैं शिक्षा के 3 प्रकार, मतलब 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला माना जाता है वो है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जो निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त होना उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यानी समय फिक्स होना चाहिए, इसके अतिरिक्त जगह फिक्स होना चाहिए। ऐसी कौन सी है चीज़ जो आप देखते हो कॉलेज में टाइम फिक्स रहता है, प्लस में जगह फिक्स रहती है कि इसी टाइम पर इसी जगह पर हमें शिक्षा देनी है बच्चों को, तो वो आ गई आपकी फॉर्मल एजुकेशन, जो कि विद्यालय मैंने दे दिया और कॉलेज भी है। और दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं हो। अब देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई जगह फिक्स नहीं होती, हम कहीं से भी इस शिक्षा को ले सकते हैं। जैसे कि परिवार, हमारी पहला शिक्षा का जो स्वरूप प्रदान करने वाला है ना, वो फैमिली है। बच्चा सबसे पहले जब परिवार में आता है ना, तो उसकी शिक्षा जो प्रोसेस शुरू होती है वो फैमिली से शुरू होती है। किससे? फैमिली से। तो फैमिली को माना जाता है ऐसा कि जिसमें कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, बस बच्चा सीखता रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल शिक्षा। अर्थात ऐसी शिक्षा जब आप विद्यालय से निकल जाओ और आप सीख रहे हो, गलती करो चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं से भी नॉलेज लो, वो आपकी इनफॉर्मल शिक्षा कहलाती है, ठीक है। अगला है हमारा निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है भैया? दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जैसे पत्राचार, टीवी, समाचार। मतलब इसका मतलब ये है, नॉन फॉर्मल का मतलब आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आजकल बहुत जगह अनअकैडमी का ज़माना है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हम एजुकेशन ले रहे हैं। कोई भी चैप्टर दिए, सर्च किए, हमने वहाँ से नॉलेज ले ली, किसी भी चीज़ की नॉलेज ले ली, चाहे वो टेक्निकल चीज़ से ले रहे हो, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से ले रहे हो, तो ईजिली तरीके से आप वहाँ से एजुकेशन ले सकते हो। वीडियो में दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर।